Welcome, my dear students, to the social science lecture. Myself, Professor Ravindra Jangidia. Now we are going to continue with the next part of this second chapter, that is the historiographic development in the modern period. As in the previous lecture, we have completed the historiographic development in the ancient period and in the medieval period. So now we will learn about the historiography in the modern period, how the historiography has been flourished in the modern era. In the 20th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham, who was the first Director General of the Archaeological Survey of India. पहले वो क्या थे सुपरविजन आर्कोलॉजिकल, पहले उनका नाम क्या था? सर अलेक्जेंडर कनिंगम, जो क्या थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ आवर आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. He chose mainly the sites mentioned in the Buddhist texts for this purpose. Harappan civilization was discovered during the tenure of Sir John Marshall. Because of this discovery, the antiquity of the Indian history would be traced to the 3rd millennium BCE or even earlier. 3 मिलियन साल पहले BCE के टाइम से लेके आज तक इसको माना गया. कैसे? अब इसको आगे स्टडी करते हैं. देखो इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्या है. 20th सेंचुरी में हिस्ट्री के अंदर रिसर्च चालू हुआ, इंडिया के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर रिसर्च चालू हुई. और इस रिसर्च को स्टार्ट करने वाले कौन थे? ब्रिटिश पीपल थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. मैनी एंशियंट साइट्स वर एक्सकवेटेड. बहुत सी ऐसी एंशियंट साइट्स थी जो पुराने प्राचीन काल के समय की जो साइट्स थी उसको एक्सकवेट किया गया, उसको खोदा गया. उनमें से चीज़ें जो मिली उससे हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई. और सर अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उन्होंने सिर्फ वही साइट्स को एक्सकवेट करना चालू किया जो मेंशन थी बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर. उसके अलावा और कोई भी साइट्स उन्होंने एक्सकवेट की नहीं. उनके बाद सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने और भी बहुत सी साइट्स को एक्सकवेट किया जिनके कारण हड़प्पन सिविलाइजेशन का पता लगा. और उसके कारण, इस हड़प्पन साइट्स के मिलने के कारण इंडिया की हिस्ट्री को जो है वो 3 मिलीनियम BCE यानी 3 लाख साल पहले उसको क्या किया गया? ट्रेस किया गया. किसको? इंडियन हिस्ट्री को. नाउ नेक्स्ट वन. Many British officials in India wrote about the Indian history. Their writings display the strong influence of the colonial policy of the British. 3 volumes of the history of British India written by the James Mill were published in 1817. This was the first book on Indian history written by the British historian. देखो, जब आप एक बात समझो, अगर आप अपने बारे में लिखोगे या फिर आप किसी और के बारे में लिखोगे तो आप उसको क्या बताओगे? कम बताओगे. और आप अपने आप को क्या बताना चालू करोगे? ज़्यादा अच्छा प्रिविलेज दिखाना चालू करोगे. तो इसी हिसाब से जब ब्रिटिश पीपल ने इंडियन हिस्ट्री लिखी तो उसने उस हिस्ट्री के अंदर उन्होंने इंडिया को बहुत बुरा बताया और अपने आप को यानी कॉलोनियल पीपल को उन्होंने क्या बताया? अच्छा बताने की कोशिश की गई. इसके लिए यहाँ पे क्या कहा गया? देयर राइटिंग्स वर डिस्प्ले द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. ज़्यादा करके उन्होंने कॉलोनियल पॉलिसी जो थी, ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी, उनको अच्छा बताने के लिए इस बुक के अंदर दिखाया गया. और इनकी बुक, ये जो पहली बुक इंडियन हिस्ट्री जो ब्रिटिश लोग ने लिखी थी, पब्लिश कब हुई थी? 1817. एंड द बुक्स वॉज नोन एज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. द बुक वॉज नोन एज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. नेक्स्ट वन. It is clearly reflect an absence of the objective and perspective and the prejudice about the various aspects of Indian culture. मतलब यहाँ पे इस बुक के अंदर हमको क्लियरली देखने मिलता है. जब अगर हम ये बुक पढ़ेंगे, अगर आप कभी आपको मौका मिले तो आप अगर रेफरेंस बुक नेट पे चेक करोगे तो उसके अगर आप 2-3 पेज भी पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर इंडियन कल्चर को निगलेक्ट किया गया. निगलेक्ट मतलब रिजेक्ट किया गया, एकदम छोटा बताया गया. और ब्रिटिश के चीज़ों को, ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव को, ब्रिटिश के पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर को, ब्रिटिश के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को ये लोग ने क्या बताया? एकदम अच्छा बताया. तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो इंडियन कल्चर का वो निगलेक्ट किया गया और प्रिजुडाइज किया गया. प्रिजुडाइज का मतलब क्या? भेदभाव. प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है यहाँ पे? भेदभाव. तो उनके बारे में जो है वो गलत बताया गया, जो सही था उसको गलत बताया गया. ये सारी चीज़ें इन लोग में इस बुक के अंदर देखी गई.
द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन हु वॉज अ गवर्नर ऑफ बॉम्बे नाउ मुंबई वॉज पब्लिश्ड इन 1841। अब जेम्स मिल के बाद, जेम्स मिल ने बुक का पब्लिश की थी 1817। इस बुक के बाद किसने बुक पब्लिश की थी? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जो एक टाइम पे गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे। अब वो बॉम्बे क्या कहलाता है? मुंबई कहलाता है। तो इनकी बुक कब पब्लिश हुई थी? 1841। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू सी वन थिंग, दैट you have to understand the name of a book, writer of a book and the year in which the book is published। तो आपको ये 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, और अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हिस्टोरियोग्राफिकल डेवलपमेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको ये चीज़ों को मेंशन आपके आंसर्स के अंदर करना है। Next one, the period of Maratha Empire is very much important in the Indian history. Grand Duff, the name stands out amongst the British officer who wrote about the Maratha history, and he wrote a book entitled A History of Marathas। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? मराठा, है ना, TA लिखते हैं, लेकिन वो लोग क्या लिखते थे? मराठास, मराठास लिखते, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इस बुक का नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ मराठा। एंड हु रिटन दिस बुक? ग्रैंड डफ, ठीक है। अब इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ लिखी गई थी? दिस बुक इज़ पब्लिश्ड इन द 3 वॉल्यूम्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको, द वॉल्यूम्स, जेम्स मिल ने जो बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके भी कितने वॉल्यूम थे? 3 वॉल्यूम थे। और उसके बाद मराठा हिस्ट्री जो ग्रैंड डफ ने लिखी थी, उसके भी कितने वॉल्यूम थे? 3 वॉल्यूम्स थे। And writing has shown also the British inclination of condemning the Indian culture and the history। मतलब इन्होंने एक इस बुक के अंदर ये दिखाया गया कि राइटिंग शोज द ब्रिटिश इंक्लाइनेशन, मतलब वो अपनी तरफ झुकाव में अपनी चीज़ों को अच्छा बताते थे और हमारी इंडियन चीज़ों को क्या बताते थे? गलत। कंडेमनिंग मतलब कम चीज़ों को करके और उसको निगलेक्ट करके जैसा बताया जाता था। सिमिलरली द टेंडेंसी इज विटनेस इन द कॉलोनियल टॉड्स राइटिंग। आगे जब एक और पर्सन है, जैसे ग्रैंड डफ ने हिस्ट्री ऑफ मराठा लिखा, तो वैसे ही कॉलोनियल जो कर्नल टोड जो थे, या कॉलोनल टोड जिसको हम बोलते हैं, कर्नल टोड, उन्होंने भी हिस्ट्री लिखी, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो उनके भी अंदर सेम टेंडेंसी हमको देखने मिलती है। द 2 वॉल्यूम्स रिटन बाय विलियम विल्सन हंटर। नेक्स्ट किसने लिखी? विलियम विल्सन हंटर। ऑन द इंडियन हिस्ट्री शोज अ समवॉट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट टू द सब्जेक्ट। नीलकांत जनार्दन कीर्तन, नीलकांत जनार्दन कीर्तन एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। नीलकांत जनार्दन कीर्तन एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े वर रिटन 2 इंडियन हिस्टोरियंस हु टुक अप ऑन द टास्क ऑफ एक्सपोजिंग मतलब इन्होंने जो गलत लिखा उसको एक्सपोज करके जो 2 लोगों ने बताया, उनका नाम क्या था? नीलकांत जनार्दन कीर्तन एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इन्होंने, इन दोनों पर्सन ने जितने भी हिस्टोरियन थे मॉडर्न पीरियड के, उनकी सारी चीज़ों को एक्सपोज करना चालू किया और बताया कि ये लोग गलत है और एक्चुअल में हमारी इंडियन हिस्ट्री कुछ इस तरीके से थी। तो टुक अपॉन द टास्क ऑफ एक्सपोजिंग द लिमिटेशन ऑफ ग्रैंड डफ्स राइटिंग। जो मराठा राइटिंग में, मराठा हिस्ट्री जिन्होंने लिखी थी, उनकी राइटिंग में क्या मिस्टेक्स थी, उन्होंने क्या चीज़ें गलत बताई इंडिया के बारे में, क्या प्रिजुडाइज किया, उस चीज़ को सही बताया इन 2 पर्सन ने जो इंडियन हिस्टोरियंस थे। नाउ till here we have completed the 3 part of our second chapter, that is a historiography in ancient period, historiography in medieval period and historiography in the modern period. Now we are further moved toward the Indian historiography and the various ideological framework। अलग अलग टाइप्स की हिस्टोरियोग्राफी, कितने टाइप्स की हिस्टोरियोग्राफी हो सकती है और कितने टाइप की हिस्टोरियोग्राफी इंडिया में और अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग वर्ल्ड की कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। तो उस जैसे एग्जांपल है, कुछ स्टेटमेंट देख के हम बता सकते हैं नहीं ये हिस्टोरियोग्राफी का है। फॉर एग्जांपल अगर लिखा गया है इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एंड विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो अगर ये राइटिंग हमको देखने मिलती है तो ये हम समझ सकते हैं कि किसी इंडियन ने लिखा रहेगा। तो इस हिसाब से वो कौन सा हो गया? इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। अगर कहीं पे लिखा है इंडिया, द ब्लैक पीपल ऑफ इंडिया इज अ कर्स ऑन द वाइट पीपल, अगर ऐसा स्टेटमेंट अगर देखने मिलता है तो हमको लगता है ब्रिटिश की आइडिया है, ये ब्रिटिश ही ऐसा गलत सोच सकते हैं हम इंडिया पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट, अब मुझे क्यों पता, क्योंकि मैंने सारी टाइप की हिस्टोरियोग्राफी पढ़ी है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको भी क्या करना है, ये हिस्टोरियोग्राफी के टाइप्स आपको मैं बता देता हूँ। तो जब भी आप आगे स्टेटमेंट देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट इंडियन हिस्टोरियोग्राफी से है या कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी से।
या फिर ओरिएंटल, मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट, अलग अलग टाइप की हिस्टोरियोग्राफी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। कहीं पे अगर फीमेल 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 वर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उस जगह पे हम क्या सोचेंगे, ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है, अलग अलग टाइप की हिस्टोरियोग्राफी हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक है, नाउ फोकस ऑन इट। द फर्स्ट टाइप, colonial historiography. The early scholar who studied and wrote the Indian history were mainly the British officers एंड द क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब क्या होता है, जिनको क्रिश्चियन लोगों ने इंडिया या बाकी के वर्ल्ड में भेजा था, वहाँ के वर्ल्ड को क्या करने के लिए, वहाँ की पब्लिक को कन्वर्ट करने के लिए। तो क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो फैलाने के लिए जिनको भेजा था, तो वो क्या थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे। क्या नाम था उनका, क्रिश्चियन मिशनरीज। सो इंडिया की जो पहली हिस्ट्री लिखी गई, यानी पहले जो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री लिखी गई, वो कौन से लोग थे, ब्रिटिश पीपल थे, और mainly the Christian missionaries. Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed the Indian culture. उन्होंने इतना बुरे तरीके से प्रिजुडाइज किया, यानी भेदभाव किया इंडिया के साथ, कि उसके राइटिंग्स में दिखता था कि उन्होंने जिस तरीके से इंडिया के कल्चर को बेकार और गंदा बताया है ना, अलग तरीके से बताया कि ये क्रूअल कल्चर है, ये बेकार कल्चर है, ये टाइम वेस्ट कल्चर है, यहाँ पे बहुत बर्डन होता है कल्चर में, मैरिज के टाइम पे इतना बर्डन होता है, बर्थ के टाइम पे इतना बर्डन। तो इस तरीके से उन्होंने रिडिक्यूलस तरीके से इन्होंने बताया कि वो क्लियरली विजिबल होता है इनकी राइटिंग्स में। देयर राइटिंग्स वर यूज टू जस्टिफाई द कोलोनियल ब्रिटिश रूल। वो हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करते थे, नहीं हम तो अच्छे हैं, हमने अच्छी चीज़ें की, हमने इंडिया को सुधारा है, ये ब्लैक लोग, ये जो गरीब लोग हैं, ये हमारे पे कर्ज, एक श्राप जैसे, हमने इनको पाला है, ऐसा वो लोग अपने राइटिंग्स में दिखाते थे। कौन, ब्रिटिश। तो हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करते थे वो लोग। The 5 volumes of Cambridge History of India is published during the period of 1922 or 1937 CE. Now here look the word CE. CE का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब क्रिश्चियन एरा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टर्म कभी यूज़ किया गया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यूज़ किया गया। आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। तो आपको एग्जाम में याद रखना, अगर कोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी पे शॉर्ट नोट आए तो ये एग्जाम्पल उसके अंदर आना चाहिए। द 5 बुक्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश ड्यूरिंग 1922 to 37 were one of the example of colonial historiography. Understood properly? Now we move toward the second one, that is the Orientalist historiography. Many European scholars felt curiousness about the civilization and the countries of the East. देखो थे वो लोग कहाँ के, ब्रिटिश के या फिर इंग्लिश पीपल थे, जर्मन, फ्रांस, कहीं के भी हो, लेकिन उनको क्यूरियोसिटी, जो उनकी इच्छा, जो उनका मन का जो इच्छा जो जाग उठी थी, वो क्या स्टडी करने के लिए जाग उठी थी, ईस्ट कंट्री यानी जापान, चाइना, इंडिया, यहाँ के कल्चर को जानने की उनके अंदर एक इच्छा पैदा हो गई थी। इसके लिए वो लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की हिस्ट्री को स्टडी किया और यहाँ के फेवर में हिस्ट्री लिखी। थे कहाँ के, इंग्लिश के। लिखी हिस्ट्री कहाँ की, इंडिया या ईस्टर्न कंट्रीज़ की, ईस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज़ की, और यहाँ के फेवर में लिखा, इनके फेवर में ही लिखा। इसके लिए इनको क्या कहा जाता है, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर। ठीक है। सो सम ऑफ दो स्कॉलर फेल्ट एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम एंड दिस स्कॉलर वर नोन एज ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर। तो आपको एग्जाम में याद रखना है, अगर आपको ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पे पैराग्राफ आए तो आप क्या लिखोगे, मैनी यूरोपियन स्कॉलर फेल्ट क्यूरियस अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट, सम ऑफ दिस फेल्ट एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम एंड दिस स्कॉलर वर नोन एज ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर। नेक्स्ट वन है आपका, Orientalists studied the similarities between the Sanskrit and some of the European language. They focus more on the Vedic traditions and the Sanskrit literature. Their study result into the formulating the notion of ancient language that could be the mother of all Indo-European language. इनका सिर्फ एक ही करना था, हम भले इंग्लिश पीपल अलग है, लेकिन इन सब का बर्थ जो है, इंग्लिश पीपल की लैंग्वेज का बर्थ जो है, इंग्लिश पीपल के कल्चर का जो बर्थ है, वो सब ईस्टर्न कंट्रीज़ की लैंग्वेज, स्पेशली फ्रॉम द संस्कृत। तो इसके लिए उन्होंने एक कोट किया कि संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लिटरेचर इज़ द मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस, है ना। इंग्लिश, संस्कृत लैंग्वेज इज़ द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो इसके लिए उनको ओरिएंटलिस्ट कहा गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट किया हमारे कल्चर का, हमारे इंडियन और हमारे ईस्टर्न कल्चर का। नेक्स्ट, इन 1784 सर विलियम जोन्स, अब वहाँ पे कौन थे, सर जॉन मार्शल, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन है, सर विलियम जोन्स, फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता।
अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एशियाटिक सोसाइटी हमारे यहाँ पे एक और है, मुंबई के अंदर है, चर्च गेट अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको देखने मिलती है। वो भी इन ब्रिटिश पीपल लोगों के टाइम पे बनाई गई थी। लेकिन जो फर्स्ट एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई वो किन्होंने बनाई थी? सर विलियम जोन्स ने बनाई थी। किन्होंने बनाई थी? सर विलियम जोन्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? कोलकाता। इट ओपन्स द डोर फॉर द रिसर्च ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड लिटरेचर एंड हिस्ट्री। स्पेशली इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए उन्होंने ये सोसाइटी बनाई। और यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं, जो स्टडी करते, फर्दर स्टडी करते हिस्ट्री के अंदर, आगे जाके हिस्टोरियन बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के आया ये एशियाटिक सोसाइटी। Among the Orientalist scholar, Friedrich Max Müller deserve a special mentions. In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European languages. फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर जो थे, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी लैंग्वेज ले लो इंडो यूरोपियन की, उन सब में से ज़्यादा करके जो वर्ड यूज़ किए गए वो कहाँ के आते हैं? संस्कृत के आते हैं। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द संस्कृत लिटरेचर, है ना। उन्होंने संस्कृत पढ़ा, उन्होंने संस्कृत लिटरेचर भी स्टडी किया। एंड ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत लिटरेचर, ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। वो पहले पर्सन थे जिन्होंने हितोपदेश जो संस्कृत लिखी गई थी टेक्स्ट जर्मन लैंग्वेज में, उनको ट्रांसलेट किया था। उसके बाद ही वॉज एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम ऑफ द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, and he also compiled Rig Veda, which has been compiled into the 6 volume. He translated Rig Veda into the German. तो फ्रेडरिक मैक्स मिलर ने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे अचीवमेंट हासिल किए। उन्होंने पहला संस्कृत लिटरेचर पढ़ा और इंडिया की जो हितोपदेश बुक थी उसको ट्रांसलेट किया जर्मन लैंग्वेज में। और ही एडिटेड द 50 वॉल्यूम ऑफ द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, और उन्होंने कंपाइल की ऋग वेदा विच हैज़ 6 पब्लिश इन द 6 वॉल्यूम्स, एंड ही ट्रांसलेटेड द ऋग वेदा इनटू द जर्मन लैंग्वेज। ऋग वेदा को उन्होंने किस में ट्रांसफर कर लिया? जर्मन लैंग्वेज में। लेटली एडवर्ड सेड, है ना, उसके बाद कौन आए? एडवर्ड सेड। उन्होंने क्या किया? स्कॉलर हु हैज़ री इवेल्युएटेड द ओरिएंटलिस्ट राइटिंग एंड हैज़ थ्रोन द लाइट ऑन इम्पेरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑन द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर। उनका क्या इंटरेस्ट था हमारे ईस्ट की स्टडी करने के लिए, वो उन्होंने उस पर क्या किया? लाइट किया। लाइट क्या मतलब क्या होता है? उन पर फोकस करके ये बताया कि सिर्फ वो इंडिया के फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि उनका भी कुछ इम्पेरियलिस्ट इंटरेस्ट था ओरिएंटलिस्ट स्टडी करने के पीछे। तो ये चीज़ें किसने बताई? एडवर्ड सेड, जो हिस्टोरियंस थे कहाँ के? इंग्लिश के, यानी इंग्लैंड के। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड द 2 टाइप्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। वन वाज द colonial historiography and second one was the orientalist historiography. So in the next class we will move the next historiography, that is the nationalist and the Marxist or the feminist historiography. So my dear students, we will meet you in the next lecture.